बौद्धकालीन शिक्षा से आप क्या समझते हैं, क्या आपका क्या आशय है? इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो आज उसके बारे में शुरुआत करते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा और प्राचीन भारतीय शिक्षा, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा और यह कहते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, ये दोनों ही प्रकार की शिक्षाएँ थी, वो लगभग एक दूसरे के समान थी। कैसे? दोनों में स्त्री शिक्षा को महत्व दिया गया और औरत की शिक्षा पर बल दिया गया और कुछ कुरीतियों के लिए भी मतलब उनके लिए समाप्त करने का प्रयास किया गया। जैसे कि जो परंपराएं होती हैं, जैसे मान लीजिए सती प्रथा है या फिर बलि प्रथा है, तो ये प्रथाएं पहले चलाई जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है ईसा पूर्व जो था 6वीं शताब्दी, मतलब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म था। पहले इसको हिंदू धर्म कहते थे, लेकिन उस काल में 6वीं शताब्दी तक, उस काल में इस धर्म को, हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता था या कहा जाता था। मतलब इसको हम पहले वैदिक धर्म के नाम से भी जानते थे या उसको वैदिक धर्म भी बोला जाता था। नेक्स्ट वन, अनेक दोष। यहाँ पर है कि इस धर्म में अनेक दोष व्याप्त हो गए थे। दोष मतलब कि बुराइयां, अनेक दोष व्याप्त होने पर या उसमें अनेक दोष मतलब आ जाने पर क्या हुआ, ये धर्म था वो हिंसात्मक तरफ मुड़ जाता है। उसमें कर्मकांड होने लगते हैं, जैसे कि बलि प्रथा, सती प्रथा। ऐसी विषम परिस्थितियों में जो क्या हुआ था, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इसमें क्या हुआ था, एक पॉइंट हो गया कि पूर्ण उन्नति पर पहुंचकर। आप समझिए, कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य में करता है और वो बहुत ही मेहनत करता है, जब वो उसके पास काफ़ी साधन आ जाते हैं तो फिर वो एक बार के लिए उसके अंदर अहंकार आता है और फिर वो गलत संगति में पड़ जाता है, गलत कर्मकांड करने लगता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ था। तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध ने 4 वर्ण, मतलब 4 वर्ण कौन से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों के आधार पर ही हमारे जो भारतीय समाज है वो बटा हुआ था और वो वर्ण हमारे आज भी हैं। लेकिन इनकी विस्तार पूर्वक अगर हम अध्ययन करेंगे तो जो इंटर क्लास का सोशोलॉजी है या समाजशास्त्र कहते हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था के नाम से चैप्टर आता है। तो उसमें 4 वर्णों को विस्तार पूर्वक से समझाया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्णों को महत्व दिया गया और क्या बताया, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। किसने? महात्मा बुद्ध ने बताया कि भारत में बौद्ध धर्म 600 ईसा पूर्व के लगभग, यानी कि भारत में 600 ईसा पूर्व के आसपास जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ या बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत के कोने कोने में हुआ। मतलब भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर जो है बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हुआ हो। बहुत प्रचार प्रसार हुआ। इसके साथ बौद्धकालीन शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा। देखिए यहाँ पे आ गया कि बौद्धकालीन शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य लगभग एक जैसे ही थे, मतलब कि इनके उद्देश्य समान थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य भी था कि समाज को हम शिक्षित करें, समाज शिक्षा से जुड़े। बौद्ध धर्म में भी शिक्षण उद्देश्य था कि वो भी मतलब शिक्षा का प्रचार करना चाहता था। बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। एक समान शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा की जो विशेषता है वो पहले थी एक समान शिक्षा, मतलब कि एक जैसी शिक्षा सबको दी जाएगी, सबके लिए एक समान शिक्षा दी जाएगी। इसमें किसी के लिए या किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा, प्रव्रज्य संस्कार जो है ये हमारा
विद्यार्थी के संबंध में है तो विद्यार्थी की शिक्षा जो मतलब कि 8 वर्ष की आयु से शुरू होती थी और वो मतलब ये 8वां संस्कार, दूसरा संस्कार है प्रपंच संस्कार। कभी भी पूछ लेता है कि बौद्धिक शिक्षा में प्रपंच संस्कार कौन सा संस्कार कराता है, तो ये दूसरा संस्कार कराता है, तो ये दूसरा संस्कार है। और ये बच्चे की 8 वर्ष की आयु से शुरू होता है और 20 वर्ष की आयु तक ये संस्कार चलता है, यानी कि 8 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक बच्चा जो है अध्ययन करता है। गुरु शिष्य संबंध, जैसे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में विद्यार्थी और अध्यापक एक साथ रहते थे, मतलब गुरुकुल में। तो ऐसे ही बौद्ध शिक्षा में क्या है, बौद्ध शिक्षा में भी जो गुरुकुल मतलब जो मठ हुआ करते थे, तो उन मठ में ही शिष्य और गुरु रहते थे, वहीं रहकर अध्ययन या अध्यापन होता था। ये गुरु शिष्य का संबंध हो गया। नेक्स्ट, उपसंपदा। उपसंपदा से क्या मतलब है? उपसंपदा का अर्थ है कि 20 वर्ष के बाद, यानी कि जब हमारा प्रपंच संस्कार समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो इसके बाद में जब विद्यार्थी होता है, जो मतलब जो शिष्य होता है, उसकी आयु 20 वर्ष के क्रॉस हो जाती है, तब उसके लिए एक युवक मान लिया जाता है। और वो युवक जो होता है भ्रमण कार्य करता है, और भ्रमण कार्य का अर्थ हुआ कि भिक्षु जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर गाँव में लोग भिक्षा मांगने आते हैं। तो पहले ऐसी पद्धति होती थी बौद्धकालीन शिक्षा में कि जो विद्यार्थी मतलब जो बौद्धकालीन मठों में रहते थे, 20 वर्ष के बाद उन लोग के लिए बाहर छोड़ दिया जाता था कि आप लोग बाहर जाएं और भिक्षा का मतलब भिक्षु बन के जाएँ और भिक्षा लेके आएँ, जिससे कि आप लोगों की व्यवस्था सारी खाने पीने की व्यवस्था चले। तो इस प्रकार जो है वो ये दूसरा संस्कार है। युवक भिक्षु के समय, यानी युवक जो था उसमें वो भिक्षु के समय मान लिया जाता था कि उसके लिए भिक्षा के बारे में बताया जाता था कि आप कैसे जीवन करना है। तो याद पाठ्यक्रम जैसे प्राचीन भारतीय शिक्षा धर्म पर आधारित थी, ठीक उसी प्रकार जो है बौद्धकालीन शिक्षा भी धर्म पर आधारित है थी। यानी कहने का हुआ कि दोनों ही शिक्षाओं में, प्राचीन भारतीय समाज शिक्षा में और बौद्ध शिक्षा में धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती थी या धर्म का ज्ञान बताया जाता था। जिसमें आप पढ़ते होंगे वेद हैं, उपनिषद हैं, इनकी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा कैसी थी? सामान्य प्रथम शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो इस सामान्य प्रथम शिक्षा मतलब शुरुआत की हो जाती है और उच्च शिक्षा इसके बाद। तो इसी तरीके से यही दोनों शिक्षाएं, इन्हीं दोनों शिक्षाओं का प्रकार हमने भारतीय मतलब प्राचीन भारतीय समाज की शिक्षा में पढ़ा, तो वो यहाँ है। शिक्षा प्रणाली क्या है? शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मौखिक शिक्षा के साथ साथ लेखन शिक्षा की भी व्यवस्था थी। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा हुआ करती थी वो केवल मौखिक आधार थी, लेखन की बहुत कम ही हुआ करता था काम। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस शिक्षा प्रणाली में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में लेखन शिक्षा या लेखन पद्धति का भी मतलब काम हुआ और लेखन पद्धति के माध्यम से भी शिक्षा दी गई। स्त्री शिक्षा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो स्त्री शिक्षा जो थी, जिस तरीके से प्राचीन भारतीय समाज की शिक्षा में, प्राचीन भारतीय शिक्षा में और बौद्धकालीन शिक्षा में, दोनों में ही जो स्त्रियाँ शिक्षा ग्रहण करा करती थी, तो वो स्त्रियाँ उच्च घराने की, मतलब जैसे कोई जमींदार हो गया या कोई राजा हो गया, तो ऐसे लोगों की स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन सबकी बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। औद्योगिक शिक्षा, तो यहाँ पर है इस काल में उच्च घराने की स्त्रियों के लिए शिक्षा। औद्योगिक शिक्षा के साथ साथ इसमें बौद्धिक शिक्षा में क्या हुआ? बौद्धिक शिक्षा में ये हुआ कि जो औद्योगिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों के लिए, तो पहले जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उस समय औद्योगिक शिक्षा नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस काल में अपनी जो आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ मतलब कि औद्योगिक शिक्षा का ज्ञान दिया गया या विद्यार्थियों को बताया गया कि आप किस तरीके से अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो औद्योगिक शिक्षा में क्या, जैसे आपका कटाई हो गया, बुनाई हो गया, सिलाई हो गया, कला लेखन हो गया, तो ये क्या आएगा? औद्योगिक शिक्षा में आएगा। आप इससे कोई भी काम कर सकते हैं। तो इनकी एक इसमें पुस्तक आती है
बौद्ध धर्म की, इसका नाम है महावग्ग। महावग्ग जो है बौद्ध काल की प्रचलित बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, महावग्ग नाम की। तो इसमें ये बताया गया कि आप किस तरीके से औद्योगिक